नमस्कार। आज हम जमुआ विधानसभा क्षेत्र की चुनावी राजनीति को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ नतीजों का विश्लेषण नहीं है, ये एक कोशिश है ये देखने की कि जमीन पर सिस्टम कैसे काम करते हैं और जनता की आवाज का असली मतलब क्या है। हम भविष्य के लिए एक डेटा पर आधारित ब्लूप्रिंट की रूपरेखा तैयार करेंगे। हमारा पूरा विश्लेषण झारखंड की इसी जमीन से, जमुआ से शुरू होता है, क्योंकि कोई भी रणनीति, कोई भी प्लान तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोगों और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत से न जुड़ा हो। राजनीति हवा में नहीं, जमीन पर की जाती है। हर चुनाव के बाद जीत और हार का शोर होता है, लेकिन इस शोर में एक आवाज अक्सर कहीं दब जाती है, और वो है आम जनता की आवाज। हमारा काम उस आवाज को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि चुनाव, आप देखिए, सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये लोगों के विश्वास और उनकी जरूरतों को समझने की एक बहुत ही गंभीर प्रक्रिया है। तो चलिए, सबसे पहले किसी भी आंकड़े पर जाने से पहले जमुआ की जमीन की धड़कन को महसूस करते हैं। यहाँ के लोगों की असल चिंताएं क्या हैं, वो रोज किन मुश्किलों से गुजरते हैं, क्योंकि हर राजनीतिक कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। जमुआ में लोगों की जो सबसे बड़ी शिकायतें हैं, वो उनकी रोज की जिंदगी से जुड़ी हैं। सबसे पहले तो बुनियादी चीजें, खराब सड़कें और पानी की किल्लत। फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, रोजगार का, जिसके ना होने से नौजवानों को बाहर जाना पड़ता है। अपनी जमीन और जंगल के अधिकारों को लेकर एक डर हमेशा बना रहता है। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतें, ये तो हर घर का बजट बिगाड़ रही हैं, और कई सरकारी योजनाएं या तो रुकी हुई हैं या लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, ये वो असलियत है जो तय करती है कि एक वोटर बटन दबाते समय क्या सोच रहा है। अच्छा, अब जमीन की इन सच्चाइयों को चुनावी गणित के चश्मे से देखते हैं। 2024 का जनादेश आंकड़ों में क्या कहानी कहता है? चलिए इन नंबर्स को समझते हैं, क्योंकि यही भविष्य की रणनीति का आधार बनेंगे। 32,631 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2024 के चुनाव में जीत और हार के बीच का अंतर है। ये वो फासला है जिसे पाटना किसी भी विपक्षी दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। अगर वोट शेयर को देखें तो 2024 में बीजेपी को 53.40% वोट मिले। वहीं गठबंधन के जेएमएम उम्मीदवार को 38.58% वोट मिले। ये आंकड़े बिल्कुल साफ दिखाते हैं कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ी, एक निर्णायक बढ़त बना ली है। विपक्ष को इस अंतर को कम करने के लिए कुछ असाधारण करना होगा। तो इस जीत के मार्जिन का रणनीतिक मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि सीट वापस जीतने के लिए लगभग 15 से 18% का एक बहुत बड़ा वोट स्विंग चाहिए। ये कुछ हजार वोटों को इधर उधर करने से नहीं होगा। इसके लिए एक मजबूत राजनीतिक लहर बनानी होगी जो वोटरों के एक बड़े हिस्से को अपनी तरफ खींच सके। ये है 2024 के चुनाव की पूरी तस्वीर एक नज़र में। कुल वोटर हैं करीब 2,93,000। वोटिंग हुई 60% के आसपास। बीजेपी को मिले 1,17,000 से ज्यादा वोट और गठबंधन को लगभग 85,000, और जीत का अंतर वही 32,631 वोट, जो कुल वोटिंग का करीब 14.8% है। ये डैशबोर्ड हमें बताता है कि लड़ाई का मैदान असल में कैसा है। अब सवाल ये उठता है कि ये नतीजा आया कैसे? कोई भी चुनावी बदलाव, आप देखिए, एक दिन में नहीं होता। इसके पीछे सालों के पैटर्न होते हैं और जमीन पर काम कर रही गहरी राजनीतिक और सामाजिक ताकतें होती हैं। आइए इस बदलाव की वजहों को समझते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये जमुआ की पूरी सियासी कहानी कहती है। 2009 में देखिए, गठबंधन आगे था। 2014 में बीजेपी ने बहुत ही मामूली अंतर से बढ़त हासिल की। 2019 में एक बड़ा मोड़ आया जब एकजुट गठबंधन ने 50% का आंकड़ा पार कर लिया और लगा कि समीकरण बदल गया है। लेकिन 2024 ने पासा पूरी तरह पलट गया। बीजेपी ने न सिर्फ वापसी की, बल्कि अपने वोट शेयर को 53% से भी ऊपर ले जाकर अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया। तो 2024 में आखिर बदला क्या? दो मुख्य कारण सामने आते हैं। पहला, गठबंधन के बीच जमीनी तालमेल में बिखराव और कमजोरी, और दूसरा, बीजेपी की वो रणनीति जिसने अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटों को सफलतापूर्वक अपने पाले में कर लिया। ये लड़ाई सिर्फ उम्मीदवार की नहीं थी, बल्कि जमीन पर मौजूद दो अलग अलग संगठनात्मक ताकतों की थी। और यहीं पर हमें एक पल रुककर सोचना होगा।
हमारे लोकतंत्र का आधार है एक जिम्मेदार और जानकारी से भरी सार्वजनिक बातचीत। ये हर व्यक्ति के सम्मान पर टिका है कि उसकी आवाज को सुना जाए और उसके निजी डेटा का आदर किया जाए। इस तरह के विश्लेषण का उद्देश्य भी उसी संवाद को मजबूत करना है। अब गठबंधन के नजरिए से एक रणनीतिक विश्लेषण करते हैं। ताकत क्या है? जेएमएम का जमीनी कैडर, नेटवर्क और कुछ पंचायतों में एससी-ओबीसी का एक मजबूत आधार। कमजोरी, सीट बंटवारे को लेकर पुराने झगड़े और पुराने नेताओं पर बहुत ज्यादा निर्भरता। अवसर क्या है? सरकार के खिलाफ जो एक भावना पनप रही है वो, और रोजगार के मुद्दे पर युवाओं तक पहुंच बनाने का मौका। और सबसे बड़े खतरे, बीजेपी का मजबूत संगठन, उनके संसाधन और राष्ट्रीय स्तर के ध्रुवीकरण करने वाले मुद्दे। तो इन चुनौतियों को देखते हुए आगे का रास्ता क्या है? हम यहाँ एक 4 सूत्रीय, एक चौतरफा रणनीति का ढांचा रख रहे हैं। ये सिर्फ चुनाव जीतने का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि वोटरों के साथ फिर से विश्वास का रिश्ता बनाने और एक जवाबदेह शासन देने का ब्लूप्रिंट है। इसके 4 खंबे हैं। पहला है चुनावी रणनीति, मतलब अपने कोर वोटरों के बीच वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना और लोगों की स्थानीय शिकायतों को वोटों में बदलना। दूसरा है संगठन, जमीन पर गठबंधन के दलों के बीच तालमेल को मजबूत करना। तीसरा है कहानी यानी नैरेटिव, विश्वास और स्थानीय सरकार की नाकामियों पर आधारित एक ऐसी कहानी गढ़ना जो लोगों के दिल तक पहुंचे। और चौथा है संसाधन, पैसे की कमी का मुकाबला करने के लिए कम लागत वाली लेकिन ज्यादा असरदार तकनीकों का इस्तेमाल। लेकिन देखिए, कोई भी रणनीति, कोई भी ब्लूप्रिंट सिर्फ कागज पर ही अच्छा लगता है। उसे जमीन पर उतारने के लिए एक सही संदेशवाहक चाहिए, यानी एक सही उम्मीदवार। उम्मीदवार का चुनाव इस पूरी मेहनत का सबसे जरूरी फैसला होता है। जमुआ एक अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है। यहाँ उम्मीदवार के 2 मुख्य मॉडल हो सकते हैं। एक तरफ है धरती का बेटा, एक युवा स्थानीय पासवान उम्मीदवार जो बदलाव चाहने वाले एससी युवाओं और दलित वोट बैंक को पूरी तरह एक साथ ला सकता है। दूसरी तरफ एक प्रगतिशील ओबीसी नेता जो आरजेडी और सीपीआई-एमएल के समर्थकों और यादव या ओबीसी के एक बड़े वर्ग को आकर्षित कर सकता है। दोनों के अपने फायदे हैं और अपने जोखिम भी। यह फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि गठबंधन किस सामाजिक समीकरण को अपनी पहली प्राथमिकता बनाना चाहता है। अब हम आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। इस सारे डेटा, इस विश्लेषण और इस रणनीति को एक असली जनादेश में कैसे बदला जाए, इसके लिए एक बिल्कुल साफ, समय पर आधारित एक्शन प्लान चाहिए। ये है एक 90 दिन का वापसी का प्लान। चुनाव से 90 दिन पहले गठबंधन की एकता को पक्का करें और उम्मीदवार का नाम फाइनल करें। 60 दिन पहले जमीनी अभियान और अपनी मुख्य कहानी लोगों के बीच लॉन्च कर दें। 30 दिन पहले घर घर जाकर संपर्क को तेज करें और वोटरों का भरोसा मजबूत करें। और आखिरी 10 दिनों में अपने समर्थकों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगा दें। आज के दौर में डिजिटल रणनीति के बिना कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। हर पोलिंग बूथ के लिए छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाइए। स्थानीय बोली में छोटे छोटे वॉइस नोट्स भेजिए जो लोग आसानी से आगे भेज सकें। दलित बस्तियों में उम्मीदवार के साथ वीडियो रील्स बनाइए और स्थानीय भाषा के यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर काम कीजिए। ये कम खर्च में अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का सबसे कारगर तरीका है। और हाँ, ये सब करते हुए एक और बुनियादी मूल्य याद रखना बहुत जरूरी है। वोटरों के साथ संवाद की कोई भी रणनीति भरोसे की नींव पर ही खड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब है उनकी निजता, उनकी प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान करना, जैसा कि भारत के डेटा संरक्षण के सिद्धांत भी कहते हैं। अगर आप एक वोटर का भरोसा तोड़ते हैं तो आप उसका वोट कभी नहीं जीत सकते। तो अंत में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या सिर्फ डेटा पर बना एक ब्लूप्रिंट सच में जनता का विश्वास वापस जीत सकता है और लोगों को एक बेहतर शासन दे सकता है? इस सवाल का जवाब किसी रणनीति में नहीं, बल्कि उसे लागू करने वालों की नियत और निष्ठा में छिपा है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.